नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक आज का क्या हमारा है, प्रकाश का परावर्तन। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सब पढ़े हुए पहले से ही होंगे। तो जो लोग जो हैं सीजी एसीएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का। इससे हर साल क्वेश्चन जो हैं आते ही आते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझने पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझा हुआ होगा टॉपिक ये, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और फिर हम यहाँ पे केवल इसके जो मुख्य थ्योरी पार्ट को देखेंगे, सिद्धांतों को देखेंगे, और फिर इन सिद्धांतों का उपयोग हम करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम उसको देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन बदले आ सकते हैं, किसी भी तरह के पूछा सकते हैं। लेकिन क्या, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, घुमा करके भी पूछा जाएगा, तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। और बहुत ही इजी टॉपिक है, बस समझते जाइएगा उसकी बेसिक चीज़ों को, और उससे आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, प्लेन मिरर को देख लेते हैं। तो मिरर देखो क्या होता है, अगर कोई ग्लास है और ग्लास का अगर कोई दूसरा एक सरफेस जो है उसको हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, चमकीली पॉलिश कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ऐसे में एक साइड क्या होगा, प्रकाश जाएगा और दूसरी साइड से प्रकाश निकल नहीं पाएगा, यानी कि वो उसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि टकरा करके वापस चला जाएगा। तो मान लो प्रकाश की किरण आई है, और ये मान लो इधर पॉलिश लगा हुआ है, ये मिरर हो गया, इधर पॉलिश लगा हुआ है, तो और ये प्रकाश की किरण आएगी और ये ऐसे टकरा के चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अगर इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह आपतन बिंदु हो गया, ये 90 डिग्री पे होता है, जो मिरर होता है उससे 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए जो आने वाली है इसको बोलते हैं, किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, यानी कि इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। तो ये आपकी जो किरण आ रही है ऐसे, ये यहाँ से आ रही है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। तो इंसिडेंस रे हो गई। फिर क्या हुआ, जब ये सरफेस से टकराएगी और सरफेस के आर पार तो जा नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो मिरर है इसके एक साइड पॉलिश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये प्रकाश को रोक देगी आगे जाने से। तो क्या होगा, ये टकरा के वापस इधर की ओर चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन रे। तो ये हो गई इंसिडेंस रे हो गई, ये रिफ्लेक्शन रे हो गई। तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आपतन किरण बोलेंगे, और इसको बोलेंगे परावर्तन किरण। तो अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं आई, इसको बोलेंगे आई। क्यों आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसिडेंस है ना, तो इंसिडेंस का क्या हमने आई ले लिया, और कोण है एंगल, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल हो गया। फिर ये रिफ्लेक्ट हुई है तो इसको हम बोल देंगे आर, स्मॉल आर। तो क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे इसको, क्योंकि परावर्तन कोण है, क्योंकि परावर्तित होकर के गई है। और ये क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया अविलंब हो गया। ये कितना बनता है, 90 डिग्री होता है जो। चलिए अब देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो पॉलिश किया हुआ जो पृष्ठ बोले तो सरफेस, जैसे दर्पण, तो आप मिरर जो यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है ये। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही हो गया। तो अब आपको पता हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का जो पहला नियम क्या है, जो आपतन कोण, जिसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल भी बोलते हैं, परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से क्या प्राप्त पाया, जो आई है वो किसके बराबर है, ये ऐसे आता है। तो जो आई है वो इक्वल टू है आर के, समझ गए। फिर दूसरी क्या खास बात है, आपतित किरण जो है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपने देखा था तीनों एक ही तल में है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये भी, ये और ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु, एक ही यानी कि तल पे है। तो दूसरी चीज ये हो गई आपकी। अब देखें हम कुछ समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। देखिए दर्पण जो होता है कितने प्रकार का हो सकता है, ये खुद सोचिए आप। दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है, देखिए, या तो सीधा होगा दर्पण, इसको
या फिर दर्पण कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर दर्पण कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यही तो 3 तरीके हैं और इन्हीं तीनों दर्पण को हमको पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, क्योंकि समतल है। हिंदी में बोलेंगे समतल दर्पण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। फिर दूसरा क्या होगा, ये हो गया आपका एक दर्पण। इसमें क्या है, ये उभरा हुआ है ना उत्तल, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। फिर ये ऐसे अंदर की ओर धंसा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल। इंग्लिश में समझ लेते हैं क्या, ये अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये हो गया कॉन्वेक्स, हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो इन्हीं 3 दर्पण को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि परावर्तन यानी जो रिफ्लेक्शन होता है इन्हीं तरीके से ही हो सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं और बहुत ही ईजी। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना कि कैसे किरण आ रही है टकरा के कैसे वापस जा रही है, तो बहुत ही ईजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए फिर ये। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसको समतल दर्पण को पढ़ लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन मिरर। अब देख लेते हैं इससे जो है रिफ्लेक्शन कैसे होता है, पर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी होती है। तो प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर में क्या होगा, जितनी वस्तु, ये मान लो मिरर हो गया और ये मिरर हो गया, ये वस्तु यहाँ पे कोई रखी हुई है, तो उसने क्या बोला, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा यानी कि उसका जो प्रोजेक्शन होगा, उसकी जो इमेज बनेगी वो दर्पण के पीछे, दर्पण के इधर पीछे होगा, ये सामने होगा ना, फ्रंट है, ये फ्रंट में वस्तु रखी हुई है और इसके पीछे हम यहाँ पे पहुँचेंगे, उसके पीछे जो है उतनी दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे, अगर मान लो ये यू दूरी है अगर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, यू दूरी हो जाएगी, यानी ये बराबर होंगे। यह दूरी पर दर्पण के सामने रखी होती है। फिर यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं उल्टा होता है। तो देखिए, कभी भी जो कोई भी मिरर रखा हुआ है अगर उसके पीछे बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा कहलाता है, काल्पनिक या फिर आभासी भी बोलते हैं इसको। तो काल्पनिक या फिर आभासी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी। तो इमेजिनरी इमेज बनेगी वहाँ पर। और इसकी खास बात क्या, जितनी बड़ी वस्तु है, जितनी इसकी हाइट है, अगर h ऊंचाई है वस्तु की, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। एवं उल्टा होता है, उल्टा का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, या यहाँ पे ना बन करके ये नीचे ऐसे बनेगा ये। फिर देख लेते हैं दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पे क्या दे रखा है समतल दर्पण के बारे में, यदि कोई वस्तु जो है v चाल से, यानी कि वेलोसिटी उसकी क्या है, v है, से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब है वो कितना स्पीड से चलता दिखाई देगा, 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है, तो दर्पण में उसे कितनी स्पीड से वो चलता हुआ दिखाई देगा, उसका जो प्रतिबिंब है। तो क्या कर देंगे, इसका दुगुना कर देंगे, 4 गुणे 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, जो जल्दी लग जाएँ और व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रखिएगा। अगर कोई वस्तु जो है मिरर की तरफ v स्पीड से बढ़ रही है तो उसमें जो प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देगा कि वो 2v स्पीड से चल रहा है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से क्या देख लेते हैं, अगला ये है, यदि आपतित किरण यानी कि जो इंसिडेंस रे है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, यानी वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, दर्पण को क्या है थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाता है। यानी जो रेज आ रही है, मान लो कोई दर्पण आपका मान लो ये है और ये कोई रेज आ रही है, तो रेज वैसे ही रखते हैं। मान लो हमने एंगल को घुमा दिया, थोड़ा कितना घुमा दिया हमने, थीटा डिग्री घुमा दिया, इसको थीटा डिग्री घुमा देंगे तो जो रिफ्लेक्ट होकर के जो किरण जाएगी वो कितना घूम जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 30 डिग्री कोण अगर घुमा दिया जाए तो जो रिफ्लेक्शन रे है, यानी कि जो परावर्तित होने वाली रे है, किरण है, वो कितना घूम जाएगी, तो 30 गुणे 2 यानी कि 60 डिग्री घूम जाएगी।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, यानी कि ये 30 आई कितना दे रखा, 30 दे रखा था, और आर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना घुमाएंगे उसका दुगुना घूम जाएगा वो रिफ्लेक्शन रे। और ये सारी बातें जो हैं समतल दर्पण के लिए ही लागू होंगी, ध्यान रखिएगा ये भी। अब देखिए अगला क्या दे रखा है, समतल दर्पण में वस्तु का जो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कोई एक समतल दर्पण है यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो चाहता है कि अपनी पूरी इमेज इसमें उसको दिखाई दे, तो दर्पण यानी मिरर की लंबाई वस्तु की लंबाई का कम से कम कितना होना चाहिए, आधी होनी चाहिए। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो अगर यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति जो है 6 मीटर का है, वो चाहता है कि अपना पूरा का पूरा इमेज देखना चाहता है एक मिरर के अंदर, तो उसे कम से कम मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो मिरर की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, यानी कि उसकी आधी तो होनी ही चाहिए। आधी नहीं होगी, अगर मान 2 मीटर का है तो उसकी इमेज उसके अंदर दिखाई नहीं देगी, उसका यानी कि जो इमेज है मिरर में दिखाई नहीं देगी पूरी उसको। फिर अगला क्या दे रखा है, अगला जो है महत्वपूर्ण फैक्ट जो है क्या दे रखा है, यदि दो समतल दर्पण जो हैं, यदि जो दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं, यानी कि एक ये ऐसे है, ये ऐसे है एक दर्पण, एक मिरर ये है और ये एक दूसरा मिरर है, दूसरे एक दूसरे से कितना डिग्री पे हैं, ये थीटा डिग्री एंगल पे झुके हुए हैं, और उनके बीच वस्तु के, यानी कि इनके बीच कोई वस्तु रख दी गई है, प्रतिबिंब की संख्या निकालनी। पूछेगा कि इन दोनों के बीच में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो उन प्रतिबिंबों को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो उसको याद कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला ये होता है 360 बटा थीटा, ठीक है, ये होता है फार्मूला। यानी कि जो 360 को हम थीटा से भाग कर देंगे, थीटा की वैल्यू वहाँ पे कुछ भी दे सकती है। अगर थीटा की वैल्यू अगर क्या आती है, इवन आती है, यानी कि ये सम आती है, थीटा की वैल्यू आती है क्या, सम आती है। मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मान लिया हमने थीटा पर झुके 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब कितना होगा पूछा है उसने। तो मान लो क्या है, ये कितना दे रखा है 90 डिग्री, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, इसके बीच में कोई वस्तु रखी है। पूछेगा कि कितने इसके इमेज बनेंगे, प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 360 बटा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 90 है तो 90 लिख देंगे, 9 चौक 36 एंड 4 आ गया, 4 क्या आपकी है संख्या, कैसी है, इवन है, यानी कि सम है, इवन है, ये 4 क्या है, सम है। अगर सम संख्या होगी तो क्या करेंगे, हम एक माइनस कर देंगे, जितना आंसर आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो जो बचेंगे उतने ही प्रतिबिंब आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऑड आता है संख्या तब -1 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तब क्या है, सीधे 360 बटा थीटा निकाल लेंगे हम, मान लिया, और ये आपकी संख्या कैसी आ गई, विषम आ गई। संख्या का मान कैसा आया है, विषम आया, यानी कि ऑड आया है। तो अगर ऑड आएगा तो हम उसमें से -1 नहीं करेंगे, अगर ऑड की जगह सम आ जाएगा तो हम -1 करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब मानकर आंसर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यदि यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के, थीटा की वैल्यू कितनी रख देते, 40। तो मान लिया उसने पूछा कि 40 डिग्री के एंगल पे दो मिरर रखे हुए हैं, यानी कि 40 डिग्री हो गया। अब पूछेगा यहाँ पे कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसके बीच में जो वस्तु रखी हुई है। तो क्या रखेंगे, 360 और बटा 40 कर देंगे, ये घटाएं, एक 4 नाम 36, यानी कि 9 आ गया। अब 9 क्या है, 9 संख्या जो है क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, यानी कि विषम है। 9 क्या है, कब की विषम है। अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। तो सम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और विषम कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी कि वो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो 9 है वो 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या कैसी, विषम है। विषम है तो इसमें से घटाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब की संख्या कितने बनेगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 9 प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बीच में कोई वस्तु अगर रखी होगी तो उसके 9 प्रतिबिंब बन जाएंगे, यानी 9 इमेज बन जाएंगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक आपको हम कंडीशन ये देते हैं कि दोनों जो मिरर हैं एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, समानांतर यानी कि पैरेलल रखे हुए हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, नंबर ऑफ प्रतिबिंब, इमेज की बात कर रहे हैं, कितने बनेंगे। तो बताइए आप कैसे निकालेंगे इसको। देखिए, जब दोनों मिरर जो हैं पैरेलल रखे हैं उसके बीच जो थीटा बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना। देखिए ये बना 90 डिग्री, लेकिन अगर एक मिरर ये रखा हुआ है
एक मान लो ये रखा हुआ है और दूसरा ये रखा हुआ है, तो इनके बीच कोई कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा ना। तो यानी कि एंगल कितना हो गया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे 360 बटा थीटा, थीटा का मान कितना है 0, तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे हम। अब 0 अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, अनंत, यानी इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ पे अगर दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं और इसके बीच कोई वस्तु खड़ी है, मान लो आप खड़े हैं इनके दो मिरर के बीच में, तो हम पूछें आपसे कितने इमेज बनेंगे मिरर में, तो अनंत इमेज बनेगी। मतलब मिरर में जो इमेज बनेंगी वो कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज अनंत, इन्फिनिटी इमेज बनेगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने की संभावना भी आगे है, तो आपके एग्जाम में पूछा भी आ सकता है। अब जो हमने बात की थी अभी तक, वो किसकी बात की थी, प्लेन मिरर की। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो स्फेरिकल, स्फेयर क्या होता है, जो गोला है, जैसे पृथ्वी हो गई, जैसे कांच की गोली हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, स्फेयर बोलेंगे। अब मान लो हम इसको काट देते हैं, मान लो ऐसे, तो एक भाग तो ऐसा निकलेगा जो उभरा हुआ होगा और एक भाग ऐसा निकलेगा जो दबा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ऐसे दर्पण जिनका जो है परावर्तक पृष्ठ, यानी जो रिफ्लेक्शन सरफेस है गोलीय होता है, यानी गोल होता है, वो गोल सरफेस गोलीय दर्पण कहलाते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब देखें यहाँ पर अवतल वाले में क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो सरफेस क्या है, ऐसे हमने निकाला, यानी इसका ये वाला भाग है, ये वाला भाग, कोई ये गोला लेते हैं कांच का, तो उसका ये वाला भाग है, ये खोखला गोला है, खोखला है इसके, यानी ठोस नहीं है, ध्यान रखना। अब देखिए एक इसकी ये साइड हो गई, अब इस साइड में हमने क्या इस पे लगा दी, पॉलिश लगा दी, चमकदार पॉलिश लगा दी इस पे। तो कोई भी किरण पड़ेगी तो क्या होगा, अब इससे टकरा के वापस चली जाएगी, ऐसे आएगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, ऐसे ही तो होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ऐसा गोला हो, यानी उभरा हुआ गोला हो, गोले का उभरा हुआ भाग, यानी कि जैसे ये गोला था, ये ऐसे हमने काट दिया, तो ये वाला भाग ले रहे हैं। अब इस भाग में हमने इस साइड जो इस साइड में क्या कर देंगे, पॉलिश लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण को हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं वो हम देख लेते हैं इसके अंदर मिरर के बारे में कुछ, क्योंकि आगे काम आएंगी हमको ये। कहीं भी हम P बोलेंगे तो समझ जाएंगे P कहाँ पे है, C बोलेंगे तो समझ जाएंगे C कहाँ पे है। तो देखिए पोल पहला दे रखा है, ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या हुआ, P, पोल हो गया। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जहाँ पे यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही है उसका सेंटर पॉइंट है, वो क्या कहलाएगा, आपका P कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें हम आपसे पूछे यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो बीचों बीच का हिस्सा होगा, यानी ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। यहाँ का जो बीचों बीच का हिस्सा होगा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, अगला दे रखा है वक्रता केंद्र, जो दे रखा है उसने। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए जैसे गोला, ये आपका गोला था ना ये पूरा, ये तो गोले को ही काट के बनाया गया था, ये ऐसे बना था, गोले को काट के, गोले को काट के ये बना था, तो उसका बीच में सेंटर पॉइंट भी तो होगा कोई, इसी को कोई बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ऐसे मान लो ये है, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं आसपास होगा। और ऐसे है तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं आसपास होगा। कहने का मतलब ये जिस गोले से काटा गया है, इसको अलग किया गया है, उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाएगा, उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। सी इसको बोलते हैं, सी से इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो दे रखा है गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जो रिफ्लेक्शन सरफेस है, एक गोले का भाग है। इस गोले का क्या है, केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी जो गोले का केंद्र यानी सेंटर पॉइंट है वही उसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर देख लिया आगे क्या दे रखा है, आगे ये दे रखा है वक्रता त्रिज्या। अब आपको पता वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, यानी जो रेडियस। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ से लेकर के, यानी कि जो आपका यहाँ से लेकर के P, और यहाँ पे P है आपका है, यहाँ C आपका है, तो P और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस। अब देखिए यहाँ पे
हम यहाँ पे दिखाएंगे कुछ कि कोई भी इमेज कैसे बनती है। तो अवतल दर्पण का जो है मुख्य फोकस यहाँ पे F दिखाया गया है, ये जहाँ पे जो है किरणें टकरा करके वापस एक दूसरी जगह पर फोकस करते हैं, काटती हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब देखिए मान लो कोई एक कंडीशन रखते हैं, कंडीशन क्या आपकी है, कंडीशन आपकी ये है एक कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये कॉनकेव जो मिरर है उसके जो बीच को वाले बिंदु को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी कुछ दूरी पे क्या उसका होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब देखिए यहाँ से जो है किरणें आएंगी अगर, और कोई वस्तु यहाँ पे क्या रखी है, अनंत पे रखी हुई है, अनंत पे एक AB वस्तु रखी हुई है, वस्तु का नाम क्या है, AB। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये मान लो ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे हो गया, ये बिंदु P हो गया, यहाँ पे कहीं पे C होगा बिंदु, फिर यहाँ पे कोई अनंत पे कोई वस्तु दे रखी है, AB बनी हुई रखी है, वस्तु दे रखी है। अब क्या होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसका पेंटेड होगा, यानी कि इस पर पेंट लगा होगा, इसको मान लो M और N है ये। अब देखिए वस्तु से जो अनंत से जो है किरणें चली आ रही हैं, तो क्या होगी, ये आकर के इससे क्या होगी, ऐसे टकराएगी। अब टकराएगी, देखो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, अंदर की ओर, तो कहाँ वापस मुड़ करके जाएंगी, यहाँ से गुजरेंगे आकर मुड़ करके, यानी कि यहाँ टकराएगी और यहाँ से होकर के ऐसे गुजरेगी। तो ये इनकमिंग है और ये रिफ्लेक्ट होकर के यानी कि वापस टकरा करके जा रही है। फिर ऐसी दूसरी किरण को मान लेते हैं, तो दूसरी किरण भी ऐसे जाएगी ऐसे, और यहाँ से टकराएगी, फिर वहाँ पे जो है टकरा करके वापस आएगी। फिर जो इसका केंद्र बिंदु से जाएगी ऐसे, ये ऐसे गई, तो ये तो सीधी गई है, तो सीधी वापस टकरा के जाने की, ये वापस भी ऐसे टकरा करके चली आएगी। फिर बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगी ऐसे, तो ये टकरा करके ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये, तो ये टकरा करके ऐसे जाएगी। तो यहाँ जिस बिंदु पे काटती हैं एक दूसरे को, इसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो क्या होगा आपका ये फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं इसका। और अवतल लेंस है तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं, अब उत्तल की बात कर लेते हैं। अगर उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स अगर मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में सेम चीज़ ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे जो मिरर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, लगा हुआ है। यहाँ पे रेज जो है ऐसे जाएगी, तो इधर से गई और टकरा के वापस आ जाएगी। यहाँ से मिरर जाएगी ऐसे और टकरा करके अब ये बाहर की ओर जाएगी, क्यों, क्योंकि स्फेयर इसका ऐसा गोला है ना बाहर की ओर, तो ये सरफेस से टकरा के बाहर की ओर जाएगी ना, ठीक है। फिर ऐसे ये गई तो ये भी टकरा के बाहर की ओर ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पे ये ऐसे जाएगी तो ये भी बाहर की ओर जाएगी, और ये जाएगी तो ये भी बाहर की ओर टकरा के चली जाएगी। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या है, ये दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है इसको हम इमेजिन करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि अगर इन रेखाओं को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कटेगी आकर के, और इसको यहाँ से पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कटेगी आकर के, और इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे काटेगा, इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं तो इसको यहाँ पे काटेगा, इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे काटेगा। इसका मतलब यहाँ पे बिंदु आ गया, कौन सा, मुख्य फोकस आ गया उत्तल लेंस का। तो जो इस तरह की इमेज बनती है जिसको हम पीछे यानी कि बढ़ा के बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी बनेगी, और वो जो बनेगी वो वास्तविक बनती है, जो ऊपर हमने देखी थी। तो ये क्या हो गया, ये आपकी ये रियल इमेज हो गई। ये जो इमेज बनी है कैसी बनी है, इमेज रियल, ये इमेज रियल हो गई। और जो नीचे दिखाई गई है जो पीछे बढ़ा करके बनाते हैं इस तरह को, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ये सब आप तो पढ़ा हुआ होगा आपको, बस आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अब चलिए कुछ देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और फैक्ट को देखेंगे। तो पहला फैक्ट क्या है, जो परावर्तित किरणें हैं मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। यह बिंदु क्या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो हमने देख लिया मुख्य फोकस जो F होता है वो क्या होता है। फिर दूसरी बात क्या है, गोलीय दर्पण यानी जो स्फेरिकल मिरर है के ध्रुव यानी कि जो P है तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, यानी जो हमने F देखा था उनके यानी कि P और F के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, F यानी फोकस दूरी बोलेंगे हम। तो उसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहलाती है, और इसे F से डिनोट करते हैं, यानी कि F से उसको प्रदर्शित करते हैं। फिर द्वारक, द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, गोलीय दर्पण यानी जो गोला आपका हो गया ये गोलीय दर्पण। तो देखा होगा आपने, देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, व्यास।
अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको कोई व्यक्ति देखा खड़ा है तो जो यहाँ से अधिकतम बिंदु इसको दिखाई देगा ना, ये गोले का, तो इस ये बिंदु जो ऐसे ये, तो जो गोले का जो व्यास होता है वही क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का व्यास द्वारक कहलाता है, यानी कि अपर्चर कहलाता है। फिर आगे देख लेते हैं, अगला जो फैक्ट है हमारे पास से क्या है, निकल के आता है वो, अगला जो कंडीशन इसकी है, छोटे द्वारक यानी जो छोटे गोले होते हैं उनके लिए है ये। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी से क्या होगी, दुगनी होगी। क्यों? क्योंकि ये तो दुगना है ना उसका, ये जो द्वारक अपर्चर जो है क्या होता है, हमेशा जो है रेडियस का डबल होगा ना, क्योंकि ये क्या है, रेडियस क्या 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी है त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का अगर त्रिज्या को हम 2r को गुना 2 गुना कर दें तो क्या कहलाता है आपका, वो व्यास कहलाता है। अब देखिए अवतल दर्पण जो हमने पीछे पढ़ा है, अब इससे क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ से यह आ गया कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो होती है यानी फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा r इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है। अब देख लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अवतल दर्पण से जो बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कहाँ पे बनेंगे, उनकी स्थिति को देखते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा यानी कि जो आपका कॉनकेव मिरर है उसके द्वारा बिंब यानी कि इमेज, बिंब मतलब वस्तु जो होती है जिसकी इमेज हमको बनाना है, और की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब यानी कि अलग अलग स्थिति में कहाँ पे बनेंगे। तो बिंब यानी कि जो वस्तु है वो वस्तु कहाँ पे रखी है इस पर निर्भर करेगा कि जो प्रतिबिंब यानी इमेज है वो कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, उसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी यानी कि रियल होगी, इमेजिनरी होगी, सीधा होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। वो इस पर डिपेंड करेगा कि वस्तु जो होती है यानी जो बिंब है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कंडीशन वहाँ पे दी जाती है और पूछेगा आपसे कि ये कहाँ पे बनेगा, उसकी स्थिति क्या है, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, तो हमको ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट में क्या है ये देखिए, चार्ट बना दे हुआ है और यहाँ पे आपको ये प्रदर्शित किया गया है। पहले में दिखा गया है बिंब की स्थिति, मतलब वस्तु वहाँ पे रखी है, वस्तु की पोजीशन। फिर दूसरा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रहा है। फिर प्रतिबिंब का साइज यानी इमेज का साइज बताया जा रहा है इसके अंदर है। और फिर प्रकृति यानी कि किस तरह का है, उसका नेचर क्या है। तो अगर वस्तु कहाँ पे अनंत पर है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, तो हमने अभी देखा था पीछे प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, फोकस एफ पर बन रहा है, अभी हमने ऊपर देखा। तो अगर कोई वस्तु है वो अनंत पे रखी है तो अनंत से आने वाली किरणें होंगी, वो फोकस होगा एफ पर, वो क्या होगा, इमेज को क्रिएट करेगा। फिर प्रतिबिंब का साइज अगर होगा तो क्या होगा, बहुत ही छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, और बिंदु के साइज यानी कि डॉट बनेगा, इस तरह की आकृति बनेगी। फिर प्रकृति कैसी होगी, हमने देखा कि वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था, अभी ऊपर देखा था हमने, कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर अगर देखते हैं सी से दूर यानी जो उसका फोकस का बिंदु, जो वक्रता केंद्र था जो उसका गोला होता है ना, गोला ये हो गया, तो इस तरह का है ये। तो अगर यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे एफ होता है, तो अगर वस्तु अगर यहाँ पे रखी हुई है, कहाँ पे रखी है, सी पे रखी हुई है, या फिर सी से दूर रखी है, कहने का मतलब सॉरी, सी से दूर यानी कि इधर रखी हुई है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि सी से दूर रखी हो, यानी कि ये अनंत हो गया और सी हो गया, तो वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और सी के मध्य कहीं पे रखी है। अब पता नहीं कहाँ रखी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो जो फोकस बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा, एफ तथा सी के बीच बनेगा, यानी कि एफ आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया, तो जो इमेज बनेगी यहाँ इनके बीच में कहीं बनेगा। और जो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, वो छोटा होगा, और उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए जो भी प्रतिबिंब जो है ये मिरर हो गया कॉनकेव, और जो भी मिरर इधर बनेगी यानी कि इस साइड बनेगा या इस मिरर के इधर बनेगा, वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और इधर बनेगा तो क्या बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। और फिर अगला कंडीशन देख लेते हैं, अगली कंडीशन क्या कह रहा है, सी पर है। अब वस्तु कहाँ पे रखी है, सी पर, यानी कि ये आपका ये मिरर हो गया आपका, ये एफ बिंदु हो गया आपका, और ये सी बिंदु हो गया आपका,
अब वस्तु कहाँ रखी, यहाँ पे रखी हुई है। तो अगर वस्तु सी पर रखी हुई है तो इमेज जो बनेगी उसकी कहाँ पे बनेगी, वो भी सी पे ही बन जाएगी। जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, वो सी पे बनेगी। और आकार कितना हो जाएगा, सी पे बन रही है, इसका मतलब आकार क्या हो जाएगा, समान। जितनी बड़ी वस्तु है, अगर वस्तु 4 मीटर की है तो इमेज जो बनेगी वो भी 4 मीटर की ही बनेगी। और वस्तु का जो प्रकृति होगी कैसी बनेगी इमेज की, वास्तविक बनेगी। इधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगा। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं फिर। अगली कंडीशन दे रखा है कि वस्तु कहाँ पे है, सी तथा एफ के बीच है कहीं पर। तो सी तथा एफ के बीच में है तो ये आपको हो गया, ये एफ आ गया आपका, ये सी आ गया आपका। अब वस्तु कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कहीं पे रखी हुई है, पता नहीं कहाँ पे रखी है, ये दिया नहीं है। तो सी से दूर इमेज जो बनेगी कहाँ पे बनेगी, सी से दूर बनेगी। और उसकी जो प्रकृति होगी कैसा होगा, बड़ा बनेगा। और कैसा होगा उसका, वास्तविक एवं उल्टा होगा। फिर अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगर वस्तु कहाँ पे रखी, एफ पर रखी, यानी कि वस्तु को हमने उठा करके कहाँ पर रख दिया, एफ पर, यानी कि ये ऐसे हो गया, एफ मान लो यहाँ पर हो गया, सी यहाँ पे हो गया। तो वस्तु जो रखी हमने यहीं पर रख दी यहाँ पर। तो वस्तु को जो हमने एफ बिंदु पर ही रख दिया। तो अब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ऐसी स्थिति में जो यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जो अनंत पे बनता है वो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और वास्तविक एवं उल्टा बनेगी। अब अगली कंडीशन देख लेते हैं। अगली कंडीशन क्या दे रखी है, P तथा F के बीच में। अब देखें, ये हो गया आपका F हो गया और P कहाँ था, P यहाँ पे है ना, P यहाँ पे हो गया। अब वस्तु क्या बोल रहा है, यहाँ पे रखी हुई है, यानी इनके बीच में कहीं रखी हुई है, ये मतलब यहाँ पे रख लेते हैं। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा, अब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी इस साइड बनेगी इमेज। अब इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी। तो ऐसी स्थिति में P और F जब के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो उसके जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, मिरर के, जो कॉनकेव मिरर है उसके पीछे बनेगी। और ये बड़ी इमेज होगी, यानी कि बड़ा होगा। और कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि हमने बताया अगर मिरर के इधर बनेगा तो सारे वास्तविक बनेंगे और मिरर के इधर बनेंगे तो वो आभासी यानी कि इमेजिनरी होंगे। तो ये इमेजिनरी और सीधा बनेगा, ये कहाँ बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। तो ये हमारे देख लिए हमने कुछ कंडीशंस को, कुछ दशाओं को देखा हमने कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, उसके अनुसार जो है इमेज कहाँ पे बन रही है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। देखिए बाकी सब में तो यहाँ पर आपको सब सेम दे रखा है कि वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी, लेकिन जब P और F के बीच में वस्तु रखी होगी तो हमेशा आभासी तथा सीधा जो है इमेज बनेगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जब अनंत पे रखा होगा वस्तु तो बहुत छोटी वस्तु बनेगी, और जब उसके फोकस पे कोई वस्तु रखी होगी तो बहुत बड़ी बनेगी इमेज। ये भी पूछा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण, यानी जो कॉनकेव मिरर है उसके उपयोग देख लेते हैं। हमारे जो दैनिक जो लाइफ स्टाइल है उसमें कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं, क्योंकि ये हमेशा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कैसे होंगे, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो पहला क्या इस्तेमाल है इसका, जो हमने इतना पढ़ा है ऊपर। तो पहला है ये टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की जो हेडलाइट्स होते हैं, यानी जो कार वगैरह हो गए, ट्रक वगैरह हो गए, मोपेड वगैरह हो गई, गाड़ियाँ वगैरह, उनमें जो हेडलाइट लगी होती है तो उनमें आप देखते होंगे जो अंदर मिरर लगा होता है, जो चमकदार सरफेस होती है, उनमें जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा मिरर यूज़ होता है, वो कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। फिर दूसरा क्या है आपका, सेविंग मिरर जो होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। जब आप नाई की दुकान पे जाते होंगे जो वहाँ पे सामने मिरर लगा होता है, तो वो मिरर कैसा होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। फिर आप अगला है डेंटिस्ट विशेषज्ञों के द्वारा। तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं तो दांतों को देखने के लिए उनके पास छोटा सा एक मिरर होता है, उसको उसमें यानी जो मिरर लगा होता है, यहाँ पर मिरर कौन सा लगा होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। अगला दे रखा, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा था, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, जो सोलर एनर्जी होती है तो दो तरह की होती है, एक तो होती है थर्मल होती है, दूसरी कौन सी होती है, फोटोवोल्टिक होती है। तो थर्मल एनर्जी होती है यानी सोलर थर्मल एनर्जी, उसमें होता क्या है, उसमें ऐसे बड़े बड़े जो मिरर के होते हैं, कौन से होते हैं दर्पण,
ये होते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर होते हैं और यहाँ पे बीच में क्या होती है, इनके पाइप इनके सामने लगी होती है, जो लाइट आती है सूर्य से वो यहाँ पे पड़ेगी और सारी जो है रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पर पड़ेगी, फोकस होगी, यहाँ पे फोकस हो जाएगी। सारी जो लाइट होती है, एनर्जी होती है वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगी, संकेंद्रित हो जाएगी। इससे क्या होगा, पाइप का पानी गर्म हो जाएगा और वो स्टीम को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर भी जो है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। तो इनसे ही क्वेश्चन आने हैं, आप याद रखिएगा कि इनका इस्तेमाल यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए होता है। कभी पूछा जाएगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि दंत विशेषज्ञों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है, ऑप्शन दे देगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ऐसे करके कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो आपको पता है आपको कि कॉनकेव मिरर होना चाहिए, तो वही आंसर लगाना है आपको। फिर अगला देख लेते हैं। अगला आपका ये दे रखा है उत्तल दर्पण का द्वारा जो प्रतिबिंब, अभी तो हमने कॉनकेव का देखा, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स का देखेंगे। तो कॉन्वेक्स में हम दो स्थितियों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, बिंब की स्थिति दे रखा है, कहाँ पे वस्तु होगी। दूसरा है क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साइज उसका देखेंगे। फिर उसकी प्रकृति देखेंगे कि किस तरह का होगा वो। तो सेम वैसे ही रहेगा। अब हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण ऐसे बनेगा आपका, ये इधर पॉलिश हो जाएगी इधर, ठीक है। अब देखिए, पहली स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। तो अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है तो वहां से आने वाला, हमने अभी देखा भी, ऊपर चित्र देखा भी था, तो वो कहाँ पे बनाएगा, फोकस एफ पर बनाएगा वो, और दर्पण के पीछे बनाएगा। तो दर्पण के पीछे का मतलब सारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी वो। तो ये कैसी इमेज होगी, आभासी यानी कि इमेजिनरी होगी ना। तो भाई ये अत्यधिक छोटा बनेगा, इसमें भी अनंत से आएगा तो छोटा बनेगा, ध्यान रखिएगा, और आभासी और सीधा बनेगा इसमें। तो इसकी खास बात क्या है उत्तल वाले की, यहाँ पे आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है, सीधा बनेगा। फिर दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच, यानी कि ध्रुव यानी पी यहाँ पे होगा ना आपका, तो अनंत यानी इसके बीच में कहीं अगर वस्तु रखी हुई है तो पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। तो पी और जो उसका फोकस पॉइंट होगा एफ होगा, जो मान लो एफ यहाँ पे हो गया, तो पी तथा एफ के बीच में, यानी इसके बीच में कहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, और ये भी छोटा साइज का ही बनेगा और आभासी यानी इमेजिनरी तथा सीधा बनेगा। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा, हमने यहाँ से ये एक निष्कर्ष निकाला कि उत्तल दर्पण में जो भी इमेज बन रही है कैसी बन रही है, वो इमेजिनरी बन रही है, साथ में क्या बन रही, सीधा बन रही है, उल्टा नहीं बन रही, वहाँ पे उल्टा बन रही थी। तो इन दोनों बिंदुओं को आप ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कहीं सी पे क्यों नहीं रखा हमने वस्तु को, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में स्थिति अलग है ना। ये देखिए, इसका सी बिंदु कहाँ होगा, आप खुद सोचिए। इससे पहले वाले हमने अवतल का देखा, वहाँ पे सी पे भी रखा था हमने, एफ पे भी रखा था, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का पी बिंदु ये हो गया, एफ बिंदु यहाँ पे मिलेगा कहीं, सी बिंदु यहाँ पे मिलेगा कहीं, और वस्तु तो इधर रखेंगे ना हमको वस्तु इधर रखनी है ना, क्योंकि मिरर तो इधर लगा है ना, इधर तो रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ है ही नहीं, इधर तो ये पॉलिश लगा हुआ है इधर। इसलिए हमारे पास कोई केवल दो ही स्थितियां बनती, या तो वस्तु अनंत पे होगी या तो वस्तु जो है पी और अनंत के बीच में कहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे केवल दो स्थितियां ही बन रही हैं ये। अब देख लेते हैं इसके उपयोगों को, देख लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग को, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपको। तो उत्तल दर्पण के उपयोग का पहला उपयोग क्या इसका है, पहला उपयोग ये है कि वाहन यानी जो कार वगैरह होते हैं उनके भीतर तथा किनारे लगे दर्पण उत्तल दर्पण होता है। इससे क्या होता है, ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सहायता मिलती है। तो आप लोग कार में जब बैठते होंगे तो कार में एक शीशा अगर मिरर लगा होता है ड्राइवर के सामने, तो उसके माध्यम से वो क्या अपने पीछे की चीज़ों को देखता है। तो पीछे बहुत बड़ा एरिया को क्या करता है, जो छोटे में बदल देता है, यानी कि फिर जो आप बाइक चलाते होंगे या फिर स्कूटी चलाते होंगे तो साइड में जो आपका जो हैंडल के पास जो है मिरर लगा होता है ऐसे साइड मिरर, वो भी जो किससे बना होता है, वो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर दूसरा क्या उपयोग इसका है, सोडियम परावर्तक लैंप होता है। तो सोडियम की जो लाइट्स होती हैं वहाँ पर भी जो है इसका कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। तो ये रहे इनके उपयोग, यानी यूज़ क्या होता है इसका, इस मिरर का। तो हमने मिरर का यूज़ भी देख लिया। अब देखिए दर्पण के लिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं हम। तो दर्पण के लिए आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा बचपन में। तो 1/f = क्या होता है, 1/v + 1/u।
U क्या होता है, बिंब यानी कि वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। और F क्या होता है, फोकस दूरी होती है। ये हो गया। फिर दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा था आवर्धन का, आपने पढ़ा था। आवर्धन मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, यानी उसको बड़ा कर देना। तो ये आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू फॉर्मूला होता है h डैश अपान h, यानी कि h क्या यहाँ पर है, जो वस्तु की लंबाई है या फिर ऊंचाई, कुछ भी बोल सकते हैं आप हैं। और h डैश क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब यानी कि जो बना है, इमेज बनी है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है। या फिर हम इसको दूसरे भाग रूप में ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, h डैश बटा h इक्वल टू माइनस का v अपान u, यानी कि दूरी के क्रम में अगर रखेंगे हम तो v अपान u के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब इन सब फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, इनका फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे अभी। तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, वो आपके माइंड में होंगे, तभी आप इनको न्यूमेरिकल्स को हल कर पाएंगे। देखिए, आवर्धन के मान में जो ऋणात्मक चिन्ह यानी कि जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, उसके अगर निगेटिव चिन्ह है, माइनस का अगर आंसर आता है, तो यह प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है। और धनात्मक चिन्ह अगर यानी पॉजिटिव आता है, तो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, यानी कि इमेजिनरी है। तो नेचुरल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, माइनस में आएगा m की वैल्यू, या फिर m की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, इस पे डिपेंड करेगा। माइनस में आएगा इसका मतलब कैसा है, वो रियल इमेज है, रियल इमेज अगर माइनस में आता है। और अगर m की वैल्यू जो है प्लस में आती है, इसका मतलब क्या है, ये जो इमेजिनरी वैल्यू हो गया, यानी कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इमेजिनरी बन रही है। तो ये हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। और इसमें आपने कार्डिनल तो पढ़े ही होंगे, इसमें क्या बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं इसको। जैसे मान लो कोई एक ये दे रखा है आपका है मिरर, ठीक है, मान लो हम ले लेते हैं, ये इधर पॉलिश कर दिया हमने, तो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना उसको। तो जो भी चीज़ जो है मिरर के इस साइड होगी वो क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। जो भी इस साइड में होगी वो प्लस की हो जाएगी। और जो भी ऊपर होगी वो प्लस की हो जाएगी। और जो नीचे होगी वो माइनस की हो जाएगी। जैसे ये पढ़ते होंगे ना अब ये लोग, ये तो ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो इसको हम बिंदु मान लेते हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट यानी कि ओरिजिन बिंदु मान लेंगे। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, वस्तु अगर इधर रखी तो माइनस में उसका वैल्यू लेंगे, और इमेज अगर इधर बन रही है तो उसकी वैल्यू हम प्लस में लेंगे। ऊपर बन रही है अगर ऊंचाई उसकी देखते हैं तो वो प्लस में लेंगे, नीचे अगर बन रहा है तो वो माइनस में ले लेंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो अपने पढ़ाई होगा पहले से ही। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है, इन चिन्हों का। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करिए जो आपने पढ़ा है पहले 10th 11th 12th वगैरह में, तो उसको रिकॉल करिए आप। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको CGPSC ACF के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। इस पे जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है इनके MCQ भी कराए जाएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराए जाएंगे वहाँ पर। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।